कल हमने पढ़े थे अधातुओं के गुण, इसमें धातु और अधातु के बीच में अंतर भी पढ़ा था हमने। आज हम पढ़ने वाले हैं धातुओं के रासायनिक गुणधर्म। ये हमारा पाठ कौन सा है? पाठ 3। इसका नाम क्या है? धातु एवं अधातु। क्या होता है जब धातुओं का दहन कराया जाता है? मिल गया सबको किताब में? यही है। देखें, सबसे पहले होता है दहन। दहन का मतलब होता है बर्निंग, किसी भी चीज को जलाना। ठीक है, धातुओं को हम जलाते हैं तो क्या होगा? जब किसी भी धातु को जलाया जाता है तो क्या होता है, यह प्रश्न पूछा जा रहा है। जलाने की प्रक्रिया में मैंने आपको एक बात और बताई थी। यहां पर जब भी बर्निंग वाली बात आती, दहन वाली बात आती, इसका मतलब किसके साथ अभिक्रिया होती है? वो किसके साथ अभिक्रिया होती है? ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया होती है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि क्या होता है जब धातु की अभिक्रिया किसके साथ करवाई जाती है? ऑक्सीजन। जब धातु की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया होती है तो क्या होगा बच्चों? कल मैंने बताया था आप लोगों को, क्या होगा? धात्विक ऑक्साइड का निर्माण होगा। क्या बनेंगे बच्चों? धात्विक ऑक्साइड। एक उदाहरण के तौर पर देखेंगे हम, जैसे कि मैग्नीशियम एक धातु है। मैग्नीशियम को जब जलाया जाता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है, मैग्नीशियम को जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है तो बच्चों बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। बिल्कुल इसी तरीके से यदि हम कॉपर, ये तांबा है, तांबे को भी ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाएगा तो बनेगा कॉपर ऑक्साइड का निर्माण होगा। बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न आता है एक परीक्षा में, क्या होता है जब धातुओं की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करवाई जाती है? तो आप उत्तर लिखेंगे धातु की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करवाई जाती है तो धात्विक ऑक्साइड का निर्माण होता है। उसके उदाहरण के तौर पर लिखेंगे पहले नंबर का उदाहरण, जब मैग्नीशियम की अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ करवाई जाती है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है। दूसरा उदाहरण दे सकते हैं कि जब कॉपर का जो चूर्ण होता है उस चूर्ण जलेगा, कॉपर के चूर्ण को जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराई जाती है, जलाया जाता है तो कॉपर ऑक्साइड का निर्माण होता है। क्लियर हो गया? बिल्कुल क्लियर। अब कल हमने एक चीज और पढ़ी थी कि ये जो ऑक्साइड है, ये धातु के ऑक्साइड हैं, धात्विक ऑक्साइड। क्या आप बता सकते हैं कि धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है? धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है बच्चों? कैसी होती है? जोर से बोलो। क्षारीय होती है, प्रकृति होती है। बिल्कुल सही बात है, इनकी प्रकृति क्षारीय होती है। क्षारीय प्रकृति का हमको कैसे पता चलता है कि क्षारीय प्रकृति के हैं? क्योंकि ये लाल लिटमस पत्र को कैसा कर देते हैं? नीला कर देते हैं। जब धात्विक ऑक्साइड को जल में घोला जाता है, घोल करके उसमें लाल लिटमस पत्र डाल दो तो लाल लिटमस पत्र कैसा हो जाता है? जब लाल लिटमस पत्र यदि नीला हो जाए तो इसका मतलब इसकी प्रकृति कैसी हो जाती है? क्षारीय प्रकृति होती है। एक छोटा सा प्रश्न आता है कि धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय होती है। बात क्लियर? आगे समझ में? पहला प्रश्न यही है मेरा। क्या होता है जब धातु के ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराई जाती है? टकाटक ये आंसर लिख देना और ये दो समीकरण लिख देना, फ्री। अगला प्रश्न छोटा प्रश्न है, धात्विक ऑक्साइडों की प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय होती है। ये दूसरा प्रश्न है आज का। तीसरा प्रश्न और बता रहा हूं कि बच्चों सारे ऑक्साइड, सभी धातुओं के ऑक्साइड जो होते हैं ना, वो क्षारीय नहीं होते। जैसे दो ऑक्साइडों के नाम लिखता हूं यहां पर, एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, बोलेंगे एल्यूमिनियम ऑक्साइड। दूसरा है जिंक ऑक्साइड, ये जिंक ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड। एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड ये दोनों ऑक्साइड
अम्लीय प्रकृति भी दर्शाते हैं और क्षारीय प्रकृति भी दर्शाते हैं। ये दोनों प्रकार की प्रकृति दर्शाते हैं। कैसी है इनकी प्रकृति? अम्लीय भी है और क्षारीय भी है। ऐसे ऑक्साइड जो अम्लीय प्रकृति को भी दर्शाएं और क्षारीय प्रकृति को भी दर्शाएं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? उभयधर्मी। उभय का मतलब होता है दोनों, दोनों धर्मी का मतलब होता है गुण। उभयधर्मी ऑक्साइड। मेरा अगला प्रश्न आ रहा है छोटा सा बच्चों, उभयधर्मी ऑक्साइड किसे कहते हैं? और उभयधर्मी ऑक्साइड को दो उदाहरण दीजिए। तो आप लिखेंगे वे धात्विक ऑक्साइड जो अम्लीय प्रकृति भी दर्शाते हैं और क्षारीय प्रकृति भी दर्शाते हैं। वे धातु के ऑक्साइड जो अम्लीय प्रकृति भी दर्शाते हैं, क्षारीय प्रकृति भी दर्शाते हैं, उन्हें उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। इसके उदाहरण बताइए। तो पहले नंबर पे आप क्या उदाहरण देंगे? बोलेंगे। दूसरा उदाहरण क्या देंगे? जिंक ऑक्साइड। ये दो उदाहरण उभयधर्मी ऑक्साइड के उदाहरण हैं। क्लियर? इस टॉपिक पे हम बात करते हैं कि ये अपन को कैसे पता चला कि क्षारीय प्रकृति क्या है। तो इसका पता ऐसे चला बच्चों, देखिए आप, ये हमने मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये कॉपर ऑक्साइड ले लिया। चलो देखो आप, ये कॉपर ऑक्साइड है। कॉपर ऑक्साइड की किसके साथ अभिक्रिया की? हमने अम्ल के साथ, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। कॉपर ऑक्साइड की अभिक्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ करवाई तो बना CuCl2 कॉपर क्लोराइड और बनेगा जल H2O। ये 2 और ये देखें, ध्यान से देखना, बारीकी से, बहुत बहुत तगड़ी बात है। जब कॉपर ऑक्साइड क्या ये धातु का ऑक्साइड है? बोलेंगे, बोलो यस या नो? धात्विक ऑक्साइड है। जब कॉपर ऑक्साइड एक धात्विक ऑक्साइड है, इस धात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया हमने अम्ल के साथ करवाई। अम्ल के साथ करवाई तो क्या बना? लवण बना और जल बना। और लवण और जल कब बनते हैं? जब अम्ल की क्रिया किसके साथ करवाई जाती है? क्षार के साथ। जब अम्ल की अभिक्रिया क्षार के साथ करवाई जाती है तभी क्या बनता है? लवण और जल। इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि कॉपर ऑक्साइड की प्रकृति कैसी है? क्षारीय है। कॉपर ऑक्साइड की प्रकृति भी क्षारीय है और यहाँ मैग्नीशियम ऑक्साइड की प्रकृति भी क्षारीय है। क्यों क्षारीय है? क्योंकि ये अम्ल के साथ क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। अब हमारा अगली बात आती है उभयधर्मी ऑक्साइड पे बात करेंगे हम। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था उभयधर्मी ऑक्साइड किसे कहते हैं। बच्चों, सारे ऑक्साइड क्षारीय नहीं होते हैं। सारे के सारे धातु के ऑक्साइड क्षारीय नहीं होते हैं। कुछ ऑक्साइड क्षारीय गुण भी दर्शाते हैं और अम्लीय गुण भी दर्शाते हैं। जैसे कि ये है एल्यूमिनियम ऑक्साइड और दूसरा ये क्या है? जिंक ऑक्साइड। एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड, ये दो ऑक्साइड ऐसे हैं बच्चों, ये कैसी प्रकृति दर्शाते हैं? क्षारीय प्रकृति भी दर्शाते हैं और कैसी दिखाते हैं? अम्लीय प्रकृति भी दर्शाते हैं। ऐसे धात्विक ऑक्साइड जो अम्लीय प्रकृति भी दर्शाएं और क्षारीय प्रकृति, दोनों प्रकृति दर्शाएं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? बोलो। उभयधर्मी ऑक्साइड। एक तरफ तो धातु है और एक तरफ क्या है बच्चों? ऑक्सीजन है। जितनी भी धातुएं हैं वह ऑक्सीजन के साथ एक जैसी अभिक्रिया करेंगी क्या? कुछ धातुएं धीमी जल्दी क्रिया करेंगी, कुछ धातुएं धीरे धीरे क्रिया करेंगी, कुछ धातुएं और भी धीरे धीरे क्रिया करेंगी और कुछ धातुएं क्रिया नहीं करेंगी। बच्चों, वो गर्म करने पर क्रिया करेंगी और कुछ धातुएं ऐसी भी हैं जो गर्म करने पर भी क्रिया नहीं करती हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि वे धातुएं जो क्विक एकदम अभिक्रिया करती हैं। सबसे पहले नंबर नाम आता है उनका सोडियम और पोटेशियम। सोडियम और पोटेशियम। बच्चों, ये दो धातुएं, एक का नाम है सोडियम, दूसरे का नाम है पोटेशियम। ये दो धातुएं अगर इनको वायु में खुला छोड़ दिया जाए, ऐसे खुला छोड़ दो आप,
क्या गौरी, अगर इसको ऐसे ही खुला छोड़ दिया जाए तो क्या होगा, ये तुरंत आग पकड़ लेगा, जल जाएगा। तो सोडियम और पोटेशियम धातु इतनी ज़्यादा क्रियाशील होती हैं कि अगर इनको वायु में खुला छोड़ दिया जाए तो तुरंत आग पकड़ लेती हैं, इतनी ज़्यादा हाईली रिएक्टिव। और बनना तो सोडियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके सोडियम ऑक्साइड बनाएगा, पोटेशियम ऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके क्या बनाएगा, पोटेशियम ऑक्साइड बनाएगा, हाईली रिएक्टिव। इसलिए सोडियम और सोडियम धातु को, इन धातुओं को किस में रखा जाता है, बोलो किस में रखा जाता है, कैरोसिन में डुबो के रखा जाता है। क्यों, अगर ये वायु के संपर्क में अगर आ भी गई गलती से तो तुरंत आग पकड़ लेंगे। एक हमारे यहाँ पर एक छोटा सा प्रश्न आता है, अधिकतर 8th क्लास में भी है, ये 10th में भी आ गया है, कि सोडियम और पोटेशियम को कैरोसिन में डुबो करके क्यों रखा जाता है। क्योंकि सोडियम और पोटेशियम अधिक क्रियाशील धातु हैं, ये वायु की ऑक्सीजन के साथ तुरंत क्रिया कर लेती हैं और आग पकड़ लेती हैं। इसलिए इनके दहन से बचने के लिए, आकस्मिक आग लगने से बचने के लिए, कहीं ऐसा नहीं हो कि अचानक ही आग लग जाए, तो इनको कैरोसिन में डुबो करके रखा, बोलो, जाता है। इसके बाद बच्चों कुछ दो धातु ऐसी हैं, 2-3, जैसे कि मैग्नीशियम, ये बोलो क्या ही है, इसके बाद मैग्नीशियम के बाद ये क्या लिखा है, बोलो, एल्यूमिनियम। इसके बाद हम लिख रहे हैं जिंक, और एक है लेड। 4 धातु, मैग्नीशियम, बोलो मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, लेड। मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक और लेड ऐसी धातुएं हैं जो धीमे धीमे वायु से, वायु का मतलब होता है किससे क्रिया कर रही हैं, ऑक्सीजन, धीमे धीमे ऑक्सीजन से क्रिया करती हैं। और इन धातुओं के ऊपर, जैसे ये धातु है मान लो, इन धातु के ऊपर एक परत जम जाती है, ठीक है। और ये परत किसकी जमती है, धात्विक ऑक्साइड। ऊपर जम जाती है, ऊपर की धातु क्रिया कर लेती है और क्या क्रिया करके क्या बन जाती है, धात्विक ऑक्साइड बन जाती है। लेकिन अगर इनको फिर कहीं रगड़ के घिस दिया जाए तो ये धात्विक ऑक्साइड यहाँ से हट जाता है, वापस चमक निकलने लग जाती है, वापस धातु दिखाई देने लग जाती है। तो बच्चों ये धात्विक ऑक्साइड की जो ये परत बनती है, ये वाली, इस परत बनने से क्या फ़ायदा होता है, इस परत से ये फ़ायदा होता है कि आग अंदर का जो धातु होती है ये खराब नहीं होती है, इसका संचारण नहीं होता है। समझ में आ गया? तो अगली बात इसको दोबारा पढ़ेंगे। मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, लेड ऐसी धातुएं हैं जो वायु के साथ या ऑक्सीजन के साथ धीमे धीमे मंद क्रिया करती हैं और धातुओं के ऊपर किसकी परत जम जाती है, बोलो। अगर हम एक बात करें, जैसे कि मेरे पास अगर ये एल्युमिनियम की रोड है या एल्युमिनियम का कोई बर्तन है, ये एल्युमिनियम की है, इसको मैं ऐसे ही खुला छोड़ दूं तो इसके ऊपर एक भूरे भूरे रंग की परत जम जाएगी। और ये बता सकते हो ये परत किसकी होगी, बोलेंगे एल्युमिनियम ऑक्साइड की। किसकी परत होगी ये? बिल्कुल। इस एल्युमिनियम ऑक्साइड के परत होने से क्या फ़ायदा होता है कि अंदर की जो एल्युमिनियम है वो नष्ट नहीं होती है, उसका संचारण नहीं होता, करेशन नहीं होता। इसके बाद 2 धातुओं के नाम हम देखते हैं। तीसरा बच्चों लोहा है, ये आयरन, और ये है कॉपर, तांबा है। लोहा यानी कि आयरन, कॉपर यानी कि तांबा, ये बच्चों खुला छोड़ दो तो सामान्यतः क्रिया नहीं करते हैं।
ठीक है, ऑक्सीजन के साथ सामान्यतः क्रिया नहीं करते, लेकिन इनको क्या गर्म किया जाता है। जैसे लोहे के चूर्ण को यदि जलाओगे या कॉपर के इसके चूर्ण को जब जलाओगे तब ये किसके साथ क्रिया करेंगे, ऑक्सीजन के साथ। लेकिन ये क्रिया कब करती हैं बच्चों, क्या करना पड़ता है इनको, यहाँ तो बिना गर्म किए धीमे धीमे, ये तो ऐसे स्पीड में ही हो गया, इसमें थोड़ा इसमें गर्म करना पड़ता है, जब जाकर के तांबा और ये क्रिया कर पाते हैं और बनाते हैं आयरन का ऑक्साइड और तांबे का ऑक्साइड बनाएगा। लेकिन दो धातुएं ऐसी हैं, एक तो है सोना और एक है चांदी। सोना को हम लिखते हैं, प्रतीक है सोना का Au और चांदी का प्रतीक है बच्चों Ag। तो दो धातुएं हैं, एक तो सोना और चांदी, ये वायु के साथ क्रिया नहीं करती हैं। सोने को भट्टी में जलाया जाता है, पिघला भी दिया जाता है, लेकिन सोने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसे ही सुनार लोग जो हैं सोने और चांदी को गर्म करके इतना बहुत ज़्यादा गर्म कर लेते हैं, उसको पिघला देते हैं, फिर भी वो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। तो ऐसी दो धातु के नाम बताओ जो वायु के ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। बिल्कुल, एक प्रश्न। ऐसी दो धातु के नाम बताओ जो बहुत ज़्यादा तीव्रता से क्रिया करती हैं। ऐसी दो धातु के नाम, दो के नाम बताना है जो धीमे धीमे क्रिया करती है और इनके ऊपर एक परत जम जाती है धातु का ऑक्साइड की। ऐसी दो धातु के नाम बताओ। ठीक है, और ऐसी दो धातु के नाम बताओ जिनको गर्म करने पर क्रिया करती हैं, जिनको गर्म किया जाएगा जब जाकर के क्रिया कर पाएंगे। एक ही हमारा टॉपिक है धात्विक ऑक्साइड की घुलनशीलता। अब हम घुलनशीलता पे चर्चा करते हैं। देखेंगे धातु ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके क्या बनाती है बच्चों, बोलो। धात्विक बोल दो, बोलो ना, क्या बनाती है, धात्विक ऑक्साइड। अब एक सामान्य सी बात है कि ये धात्विक ऑक्साइड जो बनते हैं ये जल में घुलनशील होते हैं कि नहीं होते हैं। तो हम एक जनरल बात लिखेंगे, धात्विक ऑक्साइड जल में घुलनशील नहीं होते हैं। ज़्यादातर धात्विक ऑक्साइड जल में घुलनशील नहीं होते हैं, ज़्यादा। लेकिन कुछ का मतलब कुछ तो हैं, और कुछ कैसे होते हैं, घुलनशील होते हैं। अब बोलो क्या समझ में आया। धात्विक ऑक्साइड की घुलनशीलता के बारे में क्या बताएंगे आप। ज़्यादातर ऑक्साइड जल में घुलनशील और कुछ ऑक्साइड जल में, और जो जल में घुलते हैं वो क्या देते हैं, क्या देते हैं, वो क्षार देते हैं। देखो सोडियम ऑक्साइड है बच्चों, ये क्या है, ये जल में घुल जाता है और इसको जब पानी में घोला जाएगा तो बनेगा सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड बनेगा, ये क्षार होता है। तो जो ऑक्साइड जल में घुल जाते हैं वो क्या देते हैं जल में घुल करके। ऐसे एक और उदाहरण है, पोटेशियम ऑक्साइड को जब जल में घोला जाता है तो बनेगा पोटेशियम हाइड्रो ऑक्साइड, और पोटेशियम हाइड्रो ऑक्साइड बच्चों क्या होता है, क्षार होता है। अब हम प्रश्नोत्तर लिखेंगे क्योंकि वी हैव ओनली 5 मिनट। आज का जो हमने 12 प्रश्न पहले पढ़ चुके थे, आज का हमारा 13 प्रश्न है। क्या होता है जब धातुओं की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया होती है। बच्चों इसमें ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया तो लिखनी है, साथ में समीकरण भी लिखना है। मैग्नीशियम वाला लिख देना या कॉपर वाला लिख देना, ठीक है। एक धातु के ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है, हम जानते हैं क्षारीय होती है।
उभयधर्मी ऑक्साइड की मैंने परिभाषा बताई थी और उसके उदाहरण भी बताए थे, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड। इसके बाद ऑक्साइड, इसके बाद है सोडियम और पोटेशियम को केरोसिन में क्यों रखा जाता है? क्योंकि अगर वायु में खुला छोड़ देंगे तो। आज की क्लास हम यहीं डिसमिस करते हैं, फिर मिलते हैं। ठीक है, थैंक यू बच्चों, जाओ।